बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो है 16 पर्सनालिटी टाइप्स। दुनिया में इंसानों को 16 तरह की डिफरेंट कैटेगरीज़ में MBTI के अकॉर्डिंग तकसीम किया गया कि इंसानों की ये शख्सियात हैं। इंसान पूरी दुनिया में 16 तरह के डिफरेंट पैटर्न्स हैं जिन पे इंसान एग्जिस्ट करते हैं। 16 डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स हैं। इसमें दुनिया में रिसर्च भी हुई और ये कब से शुरू हुई, थोड़ा सा पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। और उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आज की, वो ये है कि अब AI का दौर है आजकल। AI के दौर में इंफॉर्मेशन इज़ एक्सेसिबल, नॉट ओनली एक्सेसिबल बल्कि वो फ्री भी है और बहुत इजीली एक्सेसिबल है। पहले किसी को कोई इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइब्रेरी जाकर किताब ढूंढनी पड़ती थी, फिर प्रिंट मीडिया आया, अखबार के ज़रिए आपको चीज़ों का पता चलता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया टीवी के ज़रिए, फिर इंटरनेट आ गया, हर चीज़ एक क्लिक पे आ गई। अब AI आ गई, उससे भी एक कदम आ गया। तो आपको कोई भी नॉलेज, पीस ऑफ नॉलेज, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए आप डिपेंडेंट नहीं है। आप जस्ट जेमिनी को, चैट जीपीटी को, क्लॉड को, कर्सर को एक कमांड देते हैं, एक प्रॉम्प्ट देते हैं, वो आपको पूरी डिटेल निकाल के दे देता है कि इसके अगेंस्ट ये इन्फॉर्मेशन है, ये भी एग्जिस्ट करती है। वो आपसे और भी पूछता है कि मजीद इसमें अगर फलाना किसी पॉइंट से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी फेच करके ला सकता हूँ। तो इतनी एडवांसमेंट होने के बावजूद क्या आज भी AI के दौर में हमारे पास पर्सनैलिटी टाइप्स की इंपॉर्टेंस है, और अगर है तो कैसे है, ये चीज़ हम डिस्कवर करेंगे। आज के टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि पर्सनैलिटी टाइप एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना, हर बंदे को बाय बर्थ गिफ्ट किया हुआ है। ये उसकी शख्सियत की एक पैटर्न है कि उस तरह की शख्सियत दुनिया में और भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी एक ही स्पेसिफिक पर्सनैलिटी टाइप है तो वो किस किस तरह से एक्ट करेगा, उसके क्या क्या पैशन होगा, उसका इंटरेस्ट क्या होगा, कौन सी चीज़ उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, कौन सी हैबिट्स उसकी हो सकती हैं पॉसिबल, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह आज देखेंगे। लेकिन बिफोर वी बिगन, आप ये देखें कि एक चीज़ अल्लाह ताला ने एक बंदे में K2 चढ़ने का पोटेंशियल रखा हुआ है, और वो कह रहा है मैं शिमला पहाड़ी चढ़ूँगा। मेरे पास तो सिर्फ इतनी ताकत है और मुझे तो पहाड़ चढ़ने का शौक है, मैंने सिर्फ शिमला पहाड़ी चढ़ना है। तो मुझे बताएं कोई कंपैरिजन बनता है? कहाँ K2 का चढ़ना और वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आना होगा? नहीं, मैं तो शिमला पहाड़ी चढ़ना है और मैं वहीं से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने उस बंदे के अंदर K2 चढ़ने की कैपेबिलिटी रखी हुई है, बस वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है या उसको अपने आप का पता ही नहीं है कि यार मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ या इतनी क्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। First of all, today's question is why is discovering your personality type still relevant in the era of AI? अभी मैंने आपसे AI के रिलेटेड क्वेश्चन किया। यार AI के दौर में इन सब चीज़ों की रेलिवेंस कितनी है, इन सब चीज़ों का होना क्या आज के दौर में भी ज़रूरी है? आप लोगों का क्या ख्याल है? अगर किसी को अपनी पर्सनैलिटी टाइप पता है तो बताए। किसी को यहाँ पर पता है ऑलरेडी 16 पर्सनैलिटी टाइप्स? भूल गया? यार ये करके याद रखने वाली चीज़ है। आप लोग ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में आइडिया होगा कि आपके पोटेंशियल को फुलफ़िल करने के लिए एक ऐसी चीज़ जो आपके बारे में है, आपको अगर नहीं पता तो आप रुके हुए हैं एक जगह पर। अगर आपको पता चल जाए तो आप दुनिया में पता नहीं क्या क्या कुछ कर सकते हैं, जिसके लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया, बनाया। AI के दौर में पर्सनैलिटी टाइप्स को पढ़ना या जानना क्या रेलिवेंट लगता है? इतनी दुनिया एडवांस हो गई, चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दें, सारा कुछ पता चल जाता है। अभी भी मैं पर्सनैलिटी टाइप्स के पीछे पड़ा हूँ, यार मैं क्या हूँ, मुझे अपने आप को जानना क्यों ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर वाले कह रहे हैं हमारी जॉब चली गई, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कह रहे हैं रोबोटिक्स आ गए, अभी भी हम कह रहे हैं पर्सनैलिटी टाइप्स। रेलिवेंट लगता है आज के दौर में? जी, कोई भी आप में से इसका जवाब। अपने आप को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस, ठीक है। और जी बिलाल नहीं पता चलता, चलो आप पढ़ेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, आज आपको आइडिया हो जाएगा। जी, खुद को जज कर सकें, इसको जजमेंट नहीं कहते, ठीक है, एक पर्सपेक्टिव में हम जजमेंट कह लेते हैं, ठीक है। जगह से क्या मुराद है? हाँ ठीक है। ह्यूमन रिलेशन बिल्ड करना, ठीक है, ये बात भी ठीक है। और ये सारी बातें रेलिवेंट है जो भी आप लोगों ने बताई हैं।
और एआई के दौर में मैं आपको अगर अपना एक वर्डिक्ट बताऊं, या बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है जिसको हम नॉलेज इंडस्ट्री कहते हैं, जितने भी आपकी सर्विसेज बेस हैं, कंप्यूटर बेस हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं ना, या ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि जिसको आप कहते हैं ना कि यार ये सॉफ्ट चीज़ें हैं, अनटचेबल। कंप्यूटर में कहीं किसी ने अगर कहीं पढ़ा हो बहुत पहले कि टेंजिबल और नॉन टेंजिबल में क्या डिफरेंस होता है, तो शुरू में कंप्यूटर की किसी किताब में पता नहीं कितनी क्लासेस में पढ़ाया जाता है इट्स सॉफ्टवेयर इज अ नॉन टेंजिबल थिंग। तो नॉन टेंजिबल थिंग्स में जितनी भी आती है इसको हम नॉलेज इंडस्ट्री कहते हैं। पूरी दुनिया नॉलेज इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। आपकी वीडियोस, आपका मीडिया, आपका सॉफ्टवेयर, ये सारे नॉलेज इंडस्ट्री में आते हैं। तो नॉलेज इंडस्ट्री के दौर में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है। उसकी रीज़न ये है सबसे पहले कि इतनी डिस्ट्रप्शन के बाद अगर अभी भी आप अपने आप को नहीं जानेंगे तो आप डिस्ट्रप्शन के अंदर खुद गुम हो जाएंगे, उसका शिकार हो जाएंगे। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ। आप लगेगा यार सब कुछ एआई के अंदर ही मिक्स हो गया, आप भी मिक्स हो जाएंगे। आपकी आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं हो पाएगी। आप किसी तरह मेंटली तौर पे, फिजिकली वो बैकवर्ड कहीं पे सोचते रहेंगे। खैर स्टार्ट करते हैं कि यार यहाँ से सबसे पहले ये मिस्टर कार्ल जोंग है, जोंग पढ़ते हैं इसको या जोंग पढ़ते हैं, वट। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1921 में, एक बुक इन्होंने लिखी थी जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइप्स। इन्होंने उसमें ये पहली दफ़ा ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी। इन्होंने कहा था कि 4 फंक्शंस ऑफ माइंड, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन एंड इंट्यूशन। इन्होंने कहा था माइंड के ना 4 फंक्शंस हैं। सेंसेशन है, इंट्यूशन है। इंट्यूशन का मतलब होता है कि आपको ना, जिसको कहते हैं ना छठी हिस्स, जब मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हो जाएगा, उसको इंट्यूशन बोलते हैं। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। फीलिंग, आपका माइंड फील करता है ना कि यार गर्मी है, सर्दी है। आपके बॉडी अगर फील कर रही है, माइंड को सिग्नल मिलता है, तो माइंड आपको कहता है यार गर्मी सर्दी का क्या एहसास है। इसके अलावा फिर थिंकिंग हो गया, फिर आप सोचते भी तो है ना। अगर आपकी इन तीनों में से कोई भी चीज़ है, या अपनी लाइफ के रिलेटेड, या अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, या अपने करियर से रिलेटेड आपकी थिंकिंग भी डेवलप होती, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसके बाद फिर ये एक मैडम है, इनका नाम है इसाबेल ब्रिग्स। इसाबेल ब्रिग्स मेयर जो है ना, और इनकी मदर कैथरीन कुक ब्रिग्स, ये दोनों ने मिल के ना वो जो कार्ल का कॉन्सेप्ट था ना, उसको फिर इन्होंने ना 16 पर्सनैलिटी टाइप्स में इन्होंने कन्वर्ट किया। कार्ल ने इनिशियल कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने मजीद उस पर जब काम किया ना, तो फिर इन्होंने उसको टाइप दिया, उसको नाम दिया MBTI का। MBTI का बेसिकली मतलब होता है मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। वो इनके नाम से ही है। हमने जैसे देखा ना कि मेयर ब्रिग्स इनका नाम था, तो मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI, ये इन्होंने इसका नाम दे दिया। और ये पूरी दुनिया में पर्सनैलिटी जजमेंट के लिए, पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए ये तरीका यूज़ होने लगा। फिर इन्होंने उस पर मज़ीद किताबें वगैरह भी इनकी शायद पब्लिश हुई। फिर इन्होंने फर्दर उस पर काम किया। अच्छा, दुनिया में अगर आप नेट पे जाके गूगल पर सर्च करेंगे, GPT से पूछेंगे ना, आपको वो बताएगा कि दुनिया में ना पर्सनैलिटी असेसमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। 16 पर्सनैलिटी टाइप्स जो है ना, MBTI जिसे हम कहते हैं, उनमें से एक है। और ये बहुत वेल नोन है। इसका पर्सनैलिटी टेस्ट करना कदर आसान है, इसलिए मैंने इसको आज चूज़ किया। और इसको पढ़ाना भी, इसके रिलेटेड आपको रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। आपको अपने बारे में जानना, इंशाल्लाह ताला आज की क्लास के बाद मेरी कोशिश ये है कि आप लोग सब अपने बारे में जान के जाएं। आज की प्रैक्टिस जो है ना, वो ये है कि यार अब्दुल्ला ये पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और साथ में ना ये पेन भी डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ताकि आप लोग ड्यूरिंग द क्लास साथ साथ लिखते रहें, और ये पेपर आप घर लेके जाएं अपने साथ। आपको अंदाज़ा हो कि यार हम किस पर्सनैलिटी से, मैं आप लोगों की हेल्प पूरी करूंगा आज आप लोगों को समझाने की, बताने की कि यार किसकी कौन सी पर्सनैलिटी टाइप बनती है पॉसिबल। और ये भी मुमकिन है कि जो पर्सनैलिटी टाइप आपकी आज निकल कर आए, हो सकता है एग्जैक्टली वो ना हो, उसमें कोई एक आधे लेटर का या एक आधी उसका चीज़ का डिफरेंस भी हो सकता है। वक्त के साथ साथ जब आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, अपने आप की सेल्फ असेसमेंट करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा यार अच्छा ये अगर एग्जैक्ट ऐसे है तो अच्छा है, या ठीक है, या ये कुछ हटके है। मैं अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे तकरीबन एग्जैक्ट अपनी पर्सनैलिटी टाइप को रिकॉग्नाइज करने में करीबन कुछ 6 माह लग गए थे, 6 मंथ्स। ठीक है। और 6 मंथ्स में मैंने जब इनिशियल टेस्ट किया था तो वो 2 पर्सनैलिटी टाइप्स निकल के आई थी मेरे अपने लिए। मैंने किया था आज से कोई 3-4 साल पुरानी बात।
तो दो पर्सनालिटी टाइप्स में मैं उसके बारे में सोचता रहा कि यार ये वाली होगी कि ये वाली होगी, ये वाली होगी कि ये वाली। फिर 6 मंथ्स में जाके मुझे पता लगा आहिस्ता आहिस्ता अपनी असेसमेंट करके मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू कि नहीं यार मेरी ये जो है ना वो स्पेसिफिक ये वाली है, दूसरी वाली रिलेट करती है लेकिन एग्जैक्टली मैं ये वाला हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आपके पास ना हर एक के पास 4 लेटर्स एंड पे इकट्ठे होंगे। मैं अगर आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी टाइप बताऊं तो आई एम एन ENFJ। मैं ENFJ हूँ और वो मैंने इसी जो हमारा पर्सनालिटी असेसमेंट का आज हम देखेंगे ना, इसी के थ्रू मैंने अपनी भी असेसमेंट की थी। हमारे पास ना 4 इंडिकेटर्स हैं और एंड पे चारों इंडिकेटर्स के अगेंस्ट हर एक में आप में से हर एक कोई ना कोई या तो इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा। ये इंडिकेटर नंबर 1 है। और जो जो इंडिकेटर हम देखते जाएंगे ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाता जाऊंगा, वो इंडिकेटर आपने ना नोट करते रहना है कि यार आपको लगता है मेरे अंदर इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट में से कौन सी चीज़ है। फिर हम देखेंगे कॉग्निटिव स्टाइल कौन सा है। कॉग्निटिव स्टाइल का मतलब होता है कि आप चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं। आप सेंसर्स के थ्रू परसीव करते हैं या इंट्यूशंस के थ्रू परसीव करते हैं। सेंसर्स का मतलब होता है कि आपके जो 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना और महसूस करना, स्मेल करना, टच करना। आप कहते हैं यार जो चीज़ फिजिकल नहीं है, जो मैं देख नहीं पा रहा या मैं टच नहीं कर पा रहा, जो जिसको मैं स्मेल नहीं कर रहा, जिसको मैं सुन नहीं रहा, उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो मैं कैसे करूँ। ये एक पर्सपेक्टिव है। इंट्यूटिव का दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं है कि यार मुझे फील हो रहा है इनर इनसाइड, मेरा दिल कह रहा है कि नहीं यार ऐसा कुछ है। ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, इसको भी हम देखेंगे। फिर थिंकर्स एंड फीलर्स। थिंकर्स का मतलब बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो लॉजिकली बेस पे अपना डिसीजन लेते हैं। लॉजिक की बेस पे उनको जो चीज़ लॉजिकल लगती है वो कहते हैं ये ठीक है। जो उनको लॉजिकल नहीं लगती, जिस तरह बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा पोइट्स होते हैं, शायर बड़ी इलॉजिकल सी बात करते हैं ना। शायरी में लॉजिक नहीं होती, शायरी में एक इमेजिनेशन होती है, शायरी में एक ख्याल होता है, एक किसी जगह का, किसी शख्सियत का, किसी नज़रिए का पर्सपेक्टिव होता है। तो उसको हम कहते हैं फीलर्स। वो फील करके वो चीज़। फिर एक हम देखते हैं कि लाइफ का स्टाइल क्या है। आप जज करने वाले हैं या आप परसीवर्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह ताला आज देखेंगे। तो आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि जैसे मैं अगर कहूँ ना कि यार मेरे पास मैं ENFJ हूँ, तो इन चारों चीज़ों को लेके मेरी वो पर्सनैलिटी टाइप जो है मैंने वो आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या किया, डिस्कवर किया। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट से। आप में से जो पहले के आने वाले लोग हैं उनका तो मुझे भी कुछ आइडिया है कि यार कौन इंट्रोवर्ट है कौन एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन एक यार मेरे ख्याल में यहाँ पे ना मैं रूल्स मेंशन करना भूल गया हूँ। इफ आई जस्ट ये रूल्स ना आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये थोड़ी देर के लिए ना ये रूल्स देखें ज़रा। अच्छा, आप लोगों ने ना माइंड में ये रखना है कि आपका रिजल्ट कितना एक्यूरेट आएगा, ये आपको इन रूल्स की बेस पे पता चलेगा। क्योंकि जब आप लोगों में से कौन है जिन्होंने पहले पर्सनालिटी टेस्ट किया हुआ है? आपने किया हुआ है, आपने किया हुआ है, आपने किया हुआ है। जब आप पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। आपने इन पॉइंट्स को माइंड में रखना है। ये मैंने आपके सामने ओपन करके रख दिया। इसको हम साइड बाय साइड भी देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ना रूल्स मैं आपको ना बता देता हूँ। अच्छा, मैं रूल थोड़े से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, आपने ऑनेस्टली आंसर करना है सबसे पहले। ऑनेस्टली आंसर का मतलब ये है कि रिस्पॉन्ड बेस्ड ऑन व्हाट एक्चुअली यू आर। आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, हमारे पास 4 इंडिकेटर्स जो है ना, उनमें से आपको कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सोचेंगे यार मैं सेंसेस की बेस पे भी डिसीजन लेता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि जो 4 सेंसेस हैं, सेंसरी हैं या इंट्यूटिव है, कि मैं दिल से सोचता हूँ कि नहीं यार ये ऐसा नहीं, ऐसा ही है। आपने देखना आपकी लाइफ के अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपके पास्ट एक्सपीरियंस में और आपकी थिंकिंग में मेजॉरिटी कौन सी है। अगर हम इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात करें, हर इंट्रोवर्ट के अंदर थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट का पार्ट होता है, हर एक्सट्रोवर्ट के अंदर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट का पार्ट होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, अपने दोस्तों में तो आप एक्सट्रोवर्ट है ना, घर में बहन भाइयों के साथ, अम्मी अब्बू के साथ तो एक्सट्रोवर्ट है ना, तो इसका मतलब है कि इंट्रोवर्ट के अंदर थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट का पार्ट होता है, लेकिन मेजॉरिटी आपके यहाँ है।
उसकी बेस पे आपने इस पे नोट करना है कि आप किस तरह से। नेक्स्ट, गो विद द गट। गट का मतलब पता है क्या है? गट का मतलब ये है कि यार आपको एक चीज़, आपकी फीलिंग में क्या है, आप एक चीज़ महसूस कर रहे हैं कि यार बाहर तो मैं ऐसा हूँ लेकिन मेरा दिल कह रहा है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बात ऐसी है। इसमें आपने ना आज के टेस्ट में आप लोगों ने थोड़ी सी दिल की माननी है, जो लोग नहीं भी मानते, कि यार अपने अंदर से पूछना है। दिल की मानने का मुराद ही अपने अंदर से पूछना है, मैं एक्चुअल में क्या हूँ। फिर अवॉइड द मिडल। हमारे पास एक टेस्ट अभी एंड पे हम टेस्ट करेंगे होपफुली इंशाल्लाह। तो हमारे पास ना टोटल 7 ब्लॉक्स होते हैं ऐसे ना, हमारे पास 7 ऑप्शंस होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, एक एक क्वेश्चन होगा जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे ना, उसमें ऐसे सर्कल बने होते हैं और एक साइड पे लिखा होता है एग्री और एक साइड पे लिखा होता है डिसएग्री। आपने कोशिश करनी है ये जो मिडिल सर्कल है ना, इसको मैक्सिमम अवॉइड करना है। वो अवॉइड लिखा हुआ अवॉइड द मिडल। जरूरी नहीं है कि हर दफा ये अवॉइड कर देना है। अवॉइड सिर्फ उस वक्त करना है कि आपको जब लगे यार मैं दोनों साइड पे नहीं हूं, तो इन बिटवीन। वरना कोशिश मैक्सिमम ये करनी है या तो एग्री वाली साइड पे कोई आपके पास ऑप्शन हो। सबसे जो एग्री के पास वाला ऑप्शन है उसका मतलब होगा कि आप बहुत ज्यादा एग्री करते हैं, एक्सट्रीमली एग्री। उसके साथ वाले का होगा एग्री करते हैं लेकिन थोड़ा सा कम। फिर जो थर्ड वाला होगा उसका मतलब होगा यार बिल्कुल थोड़ा सा एग्री करते हैं। मिडिल का मतलब होगा ना आप डिसएग्री करते हैं ना आप एग्री करते हैं। इसी तरह जैसे मैंने एग्री का बताया, डिसएग्री भी ऐसे। जो बहुत एक्सट्रीम डिसएग्री के साथ है वो एक्सट्रीम डिसएग्री है, उसके बाद वाला थोड़ा सा मिडिल डिसएग्री है, और बिल्कुल जो लास्ट वाला है वो है बिल्कुल डिसएग्री है। ठीक है, बिल्कुल डिसएग्री नहीं मतलब कि बहुत थोड़ा सा डिसएग्री करते हैं आप। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। फिर नेक्स्ट आपने करना इग्नोर कट साइड प्रेशर, आंसर बेस्ड ऑन योर ट्रू सेल्फ नॉट ऑन हाउ बॉस पेरेंट्स एंड पार्टनर एग्जीक्यूट एक्सेप्ट यू टू बिहेव। एक वो चीज़ है जो आपकी एनर्जी है। लाइफ में कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि उनको फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, हर तरह का सर्कल ऐसा मिले जो उनको कहे कि आप एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन जबकि उनको अंदर पता हो कि नहीं यार मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। हर बंदा उसको यही कहता रहे तू एक्सट्रोवर्ट है, तो एक्सट्रोवर्ट है। हालांकि उसको सेल्फ अपने आप को शायद उसको पेन होती हो कि यार मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, हर बंदा मुझे एक्सट्रोवर्ट जबरदस्ती कही जा रहा है। तो आपने ये काम नहीं करना। किसी के प्रेशर में आके जो लोगों ने आपको बातें कही आपने वो नहीं सोचनी। आपने ये सोचना कि मुझे अपने आप को क्या लगता है, मैं अपने आप को क्या लगता हूँ। ठीक है, ये कुछ हमारे पास जो है ना वो रूल्स हैं इसके। वापस हम अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। अच्छा जी, हमजा आपके पास भी पेपर पेंसिल है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंट्रोवर्ट की। हम लास्ट में हम देखेंगे किसकी कौन सी जो है ना इंशाल्लाह आज आपकी कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि आप में से कौन ऐसा है जो इंट्रोवर्ट है और कौन ऐसा है जो एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट अगर आप लोगों को नहीं पता जी, नोट करते थे बस, एंड पे हम सबका रिजल्ट देखेंगे। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में फर्क क्या होता है? अगर किसी को नहीं समझ आ रही मैं बताता हूँ। जो बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं, हर एक के साथ गपशप कर लेते हैं, लोगों के साथ जाके मिलना जुलना उनका आसान है, नए लोगों के साथ दोस्तियां करना बड़ा आसान है, ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। मैं आप लोगों को साथ साथ वर्ड बताता रहता हूँ। अगर आप इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट है ना, तो आपने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के लिए ई और इंट्रोवर्ट के लिए आपने आई ये चूज करना है। एक्सट्रोवर्ट के लिए आप ई चूज करेंगे, इंट्रोवर्ट के लिए आप आई चूज करेंगे। आप लोगों ने सिर्फ लेटर्स लिखने हैं, पूरा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट नहीं लिखना। लेटर्स की बेस पे हम इस तरह की फॉर्मेट पे डिस्कवर करेंगे कि किसकी कौन सी है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपने आई चूज कर लेना है, अगर एक्सट्रोवर्ट है तो ई चूज कर लेना है। एक्सट्रोवर्ट जैसे मैंने आपको बताया बहुत बातें करते हैं, लोगों से नए नए लोगों से जल्दी जल्दी दोस्तियां कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों में घुलने मिलने वाले होते हैं। उनको लोगों में जाके लोगों से बातें करके लोगों में घुल मिल के अच्छा लगता है। ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो थोड़े से अपने आप को रिजर्व रखते हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। उनकी अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी बेस पे वो इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट बहुत अच्छा सोच सकते हैं, इंट्रोवर्ट का यूजुअली फोकस ज़्यादा अच्छा होता है। इंट्रोवर्ट्स बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर्स हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट बहुत अच्छे बिजनेस डेवलपर हो सकते हैं। तो इंट्रोवर्ट्स की अपनी एक जो है वो क्वालिटीज़ हैं, एक्सट्रोवर्ट्स की अपनी है। अब आप लोगों में से सब अगर लिख लिया सबने तो फिर हम आगे चलते हैं, सबको साथ लेके चलेंगे। इन चीज़ कोशिश करनी है कि आप लोगों ने सबने लिखना है, मिस ना करें। मैंने आपको भी बताया ना कि मेजॉरिटी आपने देखना आपके अंदर क्या है। आपको हमेशा यही लगेगा कुछ फैक्टर्स में कि यार मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, लेकिन आपने देखना है मेरे अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा क्वालिटी है। ठीक है, उसको वो आपको पता चल जाएगा ज़्यादा क्या है। हम क्वेश्चन वाला पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे पूरा अभी, वो आप लोग सब अपने मोबाइल पे मैं आप लोगों को लिंक दूंगा,
उसके थ्रू पर हम सारा देखेंगे। जिनके पास नहीं है मैं कोशिश करूँगा जो डिवाइसेस मेरे पास हैं हम उसको किसी तरह से सेट कर लेंगे। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में कन्फ्यूजन तो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सेंसिंग एंड इंट्यूटिव। सेंसिंग का मतलब पता क्या होता है? सेंसिंग का मतलब वही जो अभी आपको मैंने बताया ना कि कुछ लोग सेंसेस के बेस पे चलते हैं। अगर हमारी जैसे 5 सेंसेस हैं, वो कहते हैं यार टच, फील, स्मेल और लिसन और सीइंग, ये कहते हैं यार अगर कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही ना तो वो गलत है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसको कहते हैं सेंसिंग। अब सेंसिंग के लिए आप एस यूज़ करेंगे। और दूसरा है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब ये होता है कि यार आपको अक्सर लोग होते हैं कुछ, आपको कहते हैं यार मेरा ना दिल कहता है आज ना बारिश होगी, मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे ना आज रात को बड़ा कुछ स्पेशल होने वाला है या कल सुबह बड़ा कोई अच्छा मौसम होगा, कुछ भी। अब कहते हैं यार मेरा ना मुझे अंदर से ना ये फीलिंग आ रही है कि आज ये होगा, या मुझे फीलिंग आ रही है कि यार फलां बंदा जो है ना वो ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा इनर इंट्यूटिव होते हैं ना, अपनी जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दिल की बात पे फोकस करते हैं कि यार नहीं हमारा दिल ऐसा कहता है कि ऐसे है, उनको हम एन कंसिडर करेंगे, वो इंट्यूटिव होते हैं। यहाँ पे आप अपने पास एन लिखेंगे। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसरी होते हैं, सेंसिंग का मतलब ये होता है कि वो कहते हैं कि यार अगर मेरे पास एक पेपर है या ये फ़ोन है मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसको टच कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, इसमें से वॉइस आएगी, साउंड आएगी, मैं सुन सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं सेंसिंग की बेस पे ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग करता हूँ। तो अगर आप ऐसे हैं जो सेंसिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंट्यूटिव को कम करते हैं, तो आप एस मेंशन करेंगे। इसकी हम और भी चीज़ें देखते हैं इसमें और कैसा होता है। सेंसिंग वाले लोग क्या करते हैं? सेंसिंग वाले लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सेंसिंग वाले लोग डाउन टू अर्थ होंगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे फैक्ट्स सेंसिंग वाले में 100% हो, दिस इज अप टू 80%, 20% का मार्जिन है। हो सकता है आप में से कोई सेंसिंग वाला हो, उसके पास इनमें से 1-2 चीज़ें मिसिंग हो, लेकिन जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं, बाकी सारी मिसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि आप सेंसिंग में हैं, आप इंट्यूटिव में नहीं हैं। ठीक है, तो 1-2 चीज़ों को आप मिक्स कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिकल होते हैं। इसके मुकाबले में जो इंट्यूटिव है वो थ्योरेटिकल बात करेगा। डाउन टू अर्थ होंगे, लेकिन जो इंट्यूटिव वाले होंगे वो ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे, ख्वाबों के बारे में कि यार वो मेरे इमेजिनेशन में फलां जगह आ रही है, मेरी इमेजिनेशन में। अक्सर आपने देखा पेंटर्स और ये जो ड्राइंग्स बनाते हैं, कैसी कैसी पेंटिंग्स और सीनरीज कहाँ से आती हैं सारी? ये यहाँ से निकलती हैं ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बनता है तो वो निकलती हैं ना बाहर। तो एक उनकी इमेजिनेशन का कुछ ना कुछ चल रहा होता है। फिर ये आइडियाज़, इंट्यूटिव लोगों के पास ना बेतहाशा आइडियाज़ होते हैं। वो आइडियाज़ के बारे में ऐसी सी बात करेंगे, आप कहेंगे यार ये क्या ख्वाबों में ही पहुंचा रहता है, इसको तो रियलिटी का पता ही कोई नहीं है, इसका इलाज होने वाला है, डॉक्टर के पास जाओ। इलाज होने की बात नहीं है, उस बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है, अल्लाह ताला ने उसे ऐसे ही बनाया है। आप उसको जब समझ लेंगे कि अल्लाह ने इसको ऐसा बनाया तो आप उसको बेवकूफ़ पागल नहीं समझेंगे, आप कहेंगे यार इसकी मेकिंग, इसकी बर्थ ऐसी है, इसकी पर्सनैलिटी टाइप ऐसी है। फिर हम ये देखते हैं कि जो एस वाले हैं वो बड़ा एक मेक वाले बात करते हैं, एन वाले क्रिएटिव होते हैं, क्रिएट की बात करते हैं। फिर जो एस वाले हैं वो 5 सेंसेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 5 सेंसेस की बेस पे काम करते हैं। जो इंट्यूटिव होते हैं वो इमेजिनेशन, कि यार इमेजिनेशन में मिसाल के तौर पे कि यार आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद देखना दुनिया में ऐसे हो जाएगा, मैं देखना यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरे जो ड्रीम्स हैं वो देखना मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। इंट्यूटिव वाले लोग जो होते हैं ना, उनको अल्लाह ताला ने 4C की एक क्वालिटी दी होती है। 4C का मतलब होता है दूरअंदेश होना, वो फ्यूचर देख रहे होते हैं। एस वाले लोग कहते हैं हाँ यार होगा, देख लेंगे। वो कहते हैं नहीं हम देख रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है। एस वाले कहते हैं यार ठीक है नज़र आ रहा है, लेकिन कोई इसका लॉजिक नहीं है, कोई इसकी हमें जो है ना वो नहीं मिलती, इसकी कोई हमें सेंस नहीं मिलती, कहीं से नज़र नहीं आ रहा, कहीं से दिख नहीं रहा, कोई ऐसा चांस नहीं है। लेकिन एन वाला कह रहा है नहीं तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, मैं देख सकता हूँ। वो 4C कर सकते हैं फ्यूचर को, वो 4C कर सकते हैं ड्रीम्स को, लोगों के ड्रीम्स को, अपने ड्रीम्स को, लोगों के थॉट्स को, अपने थॉट्स को। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि एक्सपीरियंस से मुराद यही है कि जैसे मैंने बताया था ये फ़ोन है, मैंने हाथ में पकड़ा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने चलाया, मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। लेकिन जो एन वाला होगा ना वो विजन के बारे में बात करेगा। हम फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं इस बारे में, क्या नाम था यार उसका, एप्पल वाले भाई साहब का क्या नाम था? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स क्या कहता है, पूरी कंपनी में स्टीव जॉब्स कह रहा है जी कि ऐसा हम बनाएंगे, कंपनी वाले कह रहे हैं नहीं कि ये तो एक्सपीरियंस कभी किसी ने किया ही नहीं, वो विजन की बेस पे बात कर रहा है। ऐसे ही
हेनरी फोर्ड कह रहा है 8 सिलेंडर गाड़ी बनेगी, वो उसकी कंपनी में उसके जो इंजीनियर्स है वो कह रहे हैं आज तक दुनिया में 8 सिलेंडर कार नहीं बनी। 8 सिलेंडर थी गालबन, 16 सिलेंडर थी, आज तक नहीं बनी। वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बात कर रहे हैं कि यार आज तक नहीं बनी, वो कह रहा है नहीं मेरा विजन ये कहता है कि हम बनाएंगे। तो फिर दुनिया ने देखा कि वो गाड़ी बनी, दुनिया ने फिर देखा कि दुनिया में एक टच स्क्रीन एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया। फिर पास्ट एंड प्रेजेंट, जो एस वाला बंदा होगा ना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहा है ना, तो वो पास्ट और प्रेजेंट को देखेगा। वो कहेगा यार पास्ट में अगर मिसाल के तौर पे किसी मुल्क ने जंग लड़ी थी तो उसने ये हरकतें दी की है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट में वो यहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा, उसकी इन हरकतों की बुनियाद पे उसका प्रेजेंट इस तरह से होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि यार अगर आपने पास्ट में अपनी माजी में पढ़ाई नहीं की तो यार इसका चांस क्या है कि आप फेल हो सकते हैं। लेकिन ये भी तो चांस है ना कि यार कुछ को अल्लाह ताला ने फ्यूचर फोरसी करने की ताकत दी हुई है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार मैंने पढ़ाई बेशक नहीं की लेकिन मेरा माइंड इतना शार्प है कि मैं आधे घंटे में बैठ के तैयारी कर सकता हूँ, तो तुम 3 दिन से कर रहे हो वो मैं घंटे में कर लूंगा। ये क्या है, ये उसकी इमेजिनेशन है या उसकी विल पावर है या उसका एक फोरसी करने का तरीका है। कुछ लोगों को आप पूछेंगे यार आपने फ्यूचर में क्या करना है, यार डॉक्टरी कर रहा हूँ, मेडिकल कर रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा क्या करना। एक बंदा आपको यार मैंने पायलट बनना है, यार मैंने जो है ना वो राइटर बनना है, यार मैंने जो है ना वो फला स्पेस का आर्किटेक्ट बनना है, मैंने एरोस्पेस इंजीनियर बनना है। बड़ा क्लियर कट आपको बताएंगे वो क्या और वो कैसे लोग होते हैं। वो फ्यूचर फोर्स ही करने वाले होते हैं, वो ड्रीम्स को देखने वाले होते हैं। आपको नजर नहीं आ रहा, आप कहते हैं यार इसके मार्क्स तो इतने हैं नहीं, ये कहाँ एरोस्पेस में जाएगा, ये कहाँ मेडिकल में जाएगा। लेकिन 10 साल बाद आप देखते हैं वो वहां पहुंचा होता है। क्यों? उसकी इमेजिनेशन, उसकी ड्रीम करने की एबिलिटी, उसका विजन देखने की, फोर्स करने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, ये अल्लाह ने उसको दी है। सेंसिव और एन और एस में से आपने चूज करना है। मजीद एक एग्जांपल्स हम देखते हैं। सेंसिंग वाले लोग ना लिटरल होते हैं, पिक्चर्स देख के अंदाजा लगाएंगे, चीज को देख के फैसला करेंगे। स्पेसिफिक होंगे कि यार मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार एक मार्कर है, उनको लगेगा ये मार्कर ब्लैक कलर का है, सिल्वर ब्लैक कलर के इसके हेड कैप है, ब्लैक कलर की इसकी जो है वो क्या कहते हैं ये बैक है, और सिल्वर कलर की इसकी बॉडी है। देखेंगे वो जो इंट्यूटिव है ना, वो कह रहा है यार इसे लिखेंगे ना, इससे बड़े बड़े आइडियाज लिखे जा सकते हैं, इससे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई जा सकती हैं, इससे बड़ी बड़ी चीजें ड्रॉ की जा सकती हैं, इससे बोर्ड पे पूरी एक सीनरी क्रिएट की जा सकती है। लेकिन वो क्या देख रहा है, वो लिटरल देख रहा है, स्पेसिफिक ये लिखने की चीज है, मार्कर है, इसकी बॉडी ऐसी है, दैट्स ऑल। फिर हिस्टोरिक हॉलिस्टिक होगा तो इंट्यूटिव होगा। हॉलिस्टिक का मतलब यही है कि वो एक इमेजिनेशन में सोच रहा होगा, वो आपको कहेगा यार इमेजिनेशन वाली बातें करेगा, वही फिर आप उसे कहेंगे यार ये तो पता नहीं अजीब अजीब सी पागलों जैसी बातें कर रहा है। लेकिन वो ऐसे ही है, वो एब्स्ट्रैक्ट बातें करेगा। डिटेल जो एस वाला होगा ना, वो आपको डिटेल्ड बातें करना मिलेगा। डिटेल मिसाल के तौर पे आप उसे पूछेंगे ना यार आप फॉर एग्जांपल आप ट्रिप पे गए थे, वो आपको सारी डिटेल बताएगा कि यार हम गए थे यहाँ से नथिया गली, हमने स्कर्दू जाना था, फिर रास्ते में लैंड स्लाइडिंग हो गई, फिर वहाँ से हम गी ट्रैक हो गए, फिर हम लोग क्या कहते हैं बाबूसर से वापस आ गए, फिर हम नारायण में रह के 2 दिन, फिर हम सैफल मलूक चले गए, वहाँ से हम वापस आ गए। जब आप उसे इंट्यूटिव वाले से पूछेंगे ना, वो कहेगा यार हम सैफल मलूक गए, वहाँ ना एक अलग ही किस्म का नज़ारा था, वो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। ऐसे बादल जमीन पे आए हुए थे, एक नई सीनरी बन रही थी, हम रास्ते में जा रहे थे, लैंड स्लाइडिंग हो गई, लोगों की गाड़ियां, वो लैंड स्लाइडिंग का आपको ये नहीं बताएगा लोग नुकसान हो गया, वो कहेगा यार लैंड स्लाइडिंग होगी, लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे पहाड़ की साइड पे ना बड़ी अच्छी सी कोई सीनरी बन रही थी और वहां पे बड़ी बारिश हो रही थी और बड़ा प्यारा सा मौसम था। वो आपको ये वाला नजरिया दिखाएगा। यार मोटरवे से जा रहे थे, मोटरवे में बारिश हुई, बड़ा एंजॉय किया हमने। दूसरा आपको कहेगा यार मोटरवे गए, मोटरवे बेरा पे स्टे किया, खाना खाया, हम आगे चले। ठीक है, आपको डिटेल इस तरह से। एब्स्ट्रैक्ट वाला आपको वो इमेजिनेशन वाली कहानी है जो दूसरी आंख फिजिकली नहीं देख पा रही, वो उस चीज को इमेजिनेशन के थ्रू देखता है। एस में और एन में आप लोगों ने डिसाइड कर लिया सबने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है थिंकिंग एंड फीलिंग। थिंकिंग और फीलिंग को ना आपने इस चीज पे देखना है, थिंकिंग और फीलिंग को आपने ये देखना है। कुछ लोग हैं जो ना सिर्फ सोलली थिंकिंग की बुनियाद पे चलेंगे। आप उनसे पूछेंगे ना यार थिंकिंग, वो वही लॉजिकल बात करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैथ में लॉजिक होती है ना, 2 + 2 4, 2 + 2 4 है, और वो आपको ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर बताएंगे, और उनका एनालिटिकल थिंकिंग बड़ी अच्छी होगी, वो बड़े रैशनल होंगे, स्ट्रेटेजिक होंगे। इसमें आपको अगर मैं मिसाल दूं कि
एक जो स्ट्रेटेजिक या कोई ऐसा बंदा जिसको आप देखते हैं यार बड़े ना लॉजिकल बुनियाद पे फैसले करते हैं। अच्छा, यूजुअली मेल्स जो है ना, दुनिया के 80% मेल्स थिंकर है, 80% फीमेल्स फीलिंग्स वाली हैं, लेकिन 20% दोनों जगह पे अल्लाह ने रूम रखा हुआ। सिर्फ 20% मेल दुनिया में ऐसे हैं जो फीलर्स हैं, जो 20% वुमेन ऐसी हैं जो थिंकर्स हैं। समझ आई? तो इसमें आपको लगेगा कि यार वो लॉजिक, अच्छा जो इसके थिंकर्स की बरक्स जो फीलिंग्स वाले हैं वो क्या होंगे? वो केयरिंग होंगे। उनको 2+2 4 नहीं समझ आ रहा, वो कहेंगे यार आपके पास 4 चीजें हैं, आपने 4 का ख्याल करना है। वो कह रहा है 4 हैं या 6 हैं, मुझे केयरिंग करनी है। 8 है या 20 भी है तो मुझे क्या करना है? केयरिंग। मिसाल के तौर पे किसी ने पौधे रखे हुए हैं, किसी के घर पे पेट्स हैं, तो थिंकर वाला सोचेगा यार मेरे पास 2 पपीज हैं, 2 जो है मेरे पास वो कब्स हैं, या कब्स तो खैर शेर का बच्चा कौन रखता है, 2 पपीज हैं और मेरे पास 2 जो है ना वो कैट्स हैं, छोटी क्यूटीज हैं। ठीक है, तो कहेगा यार 2 पपीज हैं, तुम्हारे पास 2 कैट्स हैं, तुमने इसका ख्याल रखना है। वो ये नहीं सोच रहा 2 वो है 2 वो है, वो ये सोचा यार मैंने इनकी केयर करनी है। वो 4 से 8 भी हो जाए, 8 से 10 हो जाए, वो काउंट में नहीं ला रहा, वो कह रहा है ठीक है मैंने केयरिंग करनी है। वो केयर के बारे में सोच रहा है। जो थिंकर है वो सोच रहा है यार ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि पेट्स को सेफ रखें, इनकी केयर करें, इनका ख्याल रखें। जो फीलिंग वाले साहब हैं वो कह रहे हैं नहीं यार इनको सपोर्ट करो, ये इनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो जिसमें ये थ्राइव करें, जिसमें ये खेलें, छोटे हैं, जिसमें ये केयर के साथ भी रहें, जिसमें ये प्ले अराउंड भी करें। वो ये सोच रहा है। एनालिटिकल थिंकिंग क्या है? वो एनालिटिकल थिंकिंग में ये सोच रहा है अच्छा यार इनकी केयर अगर इनको रखा है तो जाहिर है इनकी जो क्या कहते हैं टॉयलेट्स वगैरह हैं या ट्रेनिंग, उनकी भी चीज़ों का ख्याल। वो ये नहीं सोच रहा। वो एम्पैथेटिक है। एम्पैथिक में वो ये सोच रहा है कि यार इनको ना, इनको केयर के साथ, प्यार के साथ, इनके साथ खेलो, इनके साथ मैं टर्न अराउंड करूं, इनको अपने एक को कंधे पे बिठाऊं, एक को गोद में उठाऊं, इस तरह उनके साथ। ये नहीं सोच रहा, वो एनालिटिकल सोच रहा है। अच्छा, कंपैशनेट है, फीलिंग वाला कंपैशनेट है, फीलिंग वाला कंसीडरेट है। वो उसकी जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग की बुनियाद पे चीजों को देख रहा है। फीलिंग को अगर मैं इन दोनों चीजों को सिर्फ वो जो पिक्चर बनी हुई है, उस पिक्चर को भी अगर आप कंपैरिजन करें, फीलिंग वाला यहाँ से सोच रहा है और जो थिंकिंग वाला यहाँ से सोच रहा है, फीलिंग वाला यहाँ से सोच रहा है। एक टाइम वो था जब दुनिया कहती थी कि दिल की ना सोचने की मेमोरी नहीं होती, दिल सोच नहीं सकता, हार्ट इज थिंकलेस। फिर आज दुनिया इस नतीजे पे पहुंची है, दुनिया कहती है कि जो इंसान का दिल है ना उसमें भी मेमोरी एग्जिस्ट करती है। सिर्फ ब्रेन के अंदर मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती याद रखने की, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लाइफ टाइम याद रहती हैं, वो कभी भूलती नहीं है। वो मेमोरी उसकी माइंड में एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी मेमोरी आपके हार्ट में एग्जिस्ट करती है। माइंड को मेमोरी को रिकॉल करने में टाइम लगता है। मैं आपसे पूछूं आपने 1 हफ्ता पहले क्या खाया था, आप सोचेंगे। लेकिन मैं पूछूं यार आपने लास्ट संडे को क्या खाया था, अगर आपने कोई मजे की चीज खाई होगी ना अपनी पसंद की, आप सोचेंगे नहीं, आप एकदम से जवाब देंगे। आपने पिछले हफ्ते सोचा था अच्छा यार कल ये खाया था, उससे पिछले दिन ममा ने ये बनाया था, उससे पिछले दिन मैं दोस्त के साथ गया था, उससे पिछले दिन, करते करते आप बैक ट्रैक करेंगे, माइंड की मेमोरी रिकॉल कर रहे हैं ना आप। तो आप थिंकिंग की बुनियाद पे सोच रहे हैं अच्छा पिछले संडे को, फिर इसका मतलब है ये बना था घर में। लेकिन अगर आपको मैं कहूँगी यार पिछले संडे को आपने क्या खाया था, और आपको याद हो पिछले संडे मेरा दोस्तों के साथ मीटअप था और हम जो है वो फला जगह पिज्जा खाने गए थे, आप एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेंगे। आपको पता था मेरे दोस्तों के साथ मीटअप है, हमने पिज्जा खाने जाना, कहेंगे यार मैं चीजियस गया था, मैं वो पिज्जा हट गया था, मैं फला जगह गया था, हमने ये खाया। तो वो चीज कहाँ रहती है? वो जो एक जिसको आप कहते हैं ना कि रिकॉल में टाइम नहीं लगता ना, एक इंस्टेंट आंसर होता है, वो हमेशा आपकी जो हार्ट की मेमोरी होती है ना वो उसको होल्ड कर रही होती है, क्योंकि वहां पे आपका बहुत ज्यादा क्या होता है, इंटरेस्ट। थिंकिंग और फीलिंग में ना, ये देखिए हमने लास्ट टाइम जो देखा था कि यार जो एस वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं, लॉजिकल होते हैं, सारा कुछ होता है सेंसिंग की बुनियाद पे करते हैं। यहाँ पे जो टी वाले हैं वो उससे मिलते जुलते हैं, लॉजिक की बुनियाद पे फैसला कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं, फ्रैंकनेस, टी वाले लोग फ्रैंकनेस मिलेंगे आपको, थिंकर्स आपको फ्रैंक मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे फ्रैंक हो सकता है कोई बंदा टी में हो लेकिन वो आपके साथ 20%, हमने शुरू में डिस्कस किया ना कि 20% रूम इम्प्रूवमेंट है, कि कोई बंदा ऐसा भी होगा जो एक साइड पे नहीं होगा। फिर ट्रूथ के ऊपर होता है ये, फिर जस्टिस, ये जो टी वाले हैं वो लोग जस्टिस पे बात करते हैं। क्रिटिक होते हैं बहुत ज्यादा। अक्सर लोग आपको जो जजेस मिलेंगे या आपको किसी शो में कोई जहाँ पे प्रेजेंटर्स हैं उनके सामने और उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है, फैसला करना है, वो आपको क्रिटिक मिलेंगे। क्रिटिक वाले लोग बहुत अच्छे जज बन सकते हैं। क्रिटिक वाले लोग बहुत अच्छे कंपैरिजन में, मुकाबले में लोगों को जब इन्होंने जज करना होता है कौन किस बुनियाद पे या कौन किस बंदे की कितनी चीजें ठीक है या गलत है, उस बुनियाद पे ये
टी वाले लोग होते हैं टास्क ओरिएंटेड होते हैं। इनको कोई काम दे दें आप, ये ऐसे पागल हो जाएंगे उसके पीछे। इनको टास्क बहुत पसंद है, इनको कोई आप असाइन कर देना टास्क, ये काम तुमने करना है, आपको फिर आप इनकी फुर्तियां देखें, आप इनकी फिर इंडल्ज होना देखें, ये उस काम में जुट जाएंगे। आप कहेंगे खाना खा लो, आप कहेंगे पानी पी लो, सो जाओ, कहेगा नहीं मुझे काम पूरा करना पड़ेगा। वो टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाएगा। उसको नहीं फर्क पड़ेगा रात हो रही है दिन हो रही है, उसको नहीं फर्क पड़ेगा मैंने सुबह 6 बजे का नाश्ता किया हुआ है, रात के 6 होने वाले हैं, वो कहेगा नहीं मुझे काम करना है। ये टास्क ओरिएंटेड है। वर्सेस जो एफ वाले लोग होते हैं ना, वो वैल्यूज पे जाते हैं, वो लॉजिक की बुनियाद पे कम रहते हैं, वो वैल्यूज पे ज्यादा रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो हमने पपीज वाली मिसाल ली थी, कैट्स वाली, वो टी वाला बंदा कहेगा यार ये 2 + 2 4 है, 2 वो है 2 वो है। वो कहेगा यार वैल्यूज देखो। मिसाल के तौर पे किसी ऐसी आप सोसाइटी में है जहाँ पे पेट्स की बहुत वैल्यू है, हमारे यहाँ तो इतनी वैल्यू लोग करते हैं नहीं, बहुत लिमिटेड में है। और कहते हैं यार जानवरों का भी ख्याल रखना है, वो भी जानदार है, उनको ये नहीं कि आप बस मारते रहो और वो जहाँ पे बेचारे कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया कुछ हो गया तो वो लगे हुए हैं। वो कहते हैं नहीं यार इनकी वैल्यूज भी हैं, इनका भी किंगडम होना चाहिए। उन्होंने पूरा पता लगे पपीज का किंगडम बनाया हुआ है, पूरी कैट्स का किंगडम बनाया हुआ है, ये मदर है, ये 2 बेबीज हैं, ये इसका फादर है, ये इनके 2 बच्चे हैं, ये है, तो पूरा किंगडम बनाया। वो किस बात पे सोचते हैं? वो वैल्यूज की बुनियाद पे। ये बंदा कह रहा है यार ये पागल है, पपीज का कौन किंगडम बनाता है, बिल्लियों का कौन किंगडम बनाता है, ये कोई बात करने वाली, इधर इंसानों के माँ बाप घूम जाते हैं, इनको जानवरों की पड़ी हुई है। लेकिन वो वैल्यूज की बुनियाद पे सोचता है। फिर वो पर्सनल अपने बारे में जो है ना चीजें पर्सनल होकर चीजों को केयर करने की कोशिश करता है। फिर वो देख रहा है कि यार टेक्टफुलनेस का आई गेस मतलब होता है कि आप इसका एग्जैक्ट ना मेरे पास इसका मतलब माइंड में नहीं आ रहा। नेक्स्ट वो है कि वो लव, उनकी केयरिंग और लव वाला जो हमने पीछे भी देखा था, लेकिन वो जो था ना वो एन के लिए था। यहाँ पे केयरिंग और लव जो है ना वो आपके एफ के लिए, तो आपने डिसाइड करना है इसमें से कौन सा। फिर वो कहता है यार मर्सी, लोगों में तरस खा लेते हैं, लोगों पे रहम कर लेते हैं कि यार नहीं यार इसको जाने दे, इसने गलती भी किया तो उसको छोड़ दें, कोई बात नहीं यार, ये फलां गरीब बंदा आया, कोई बात नहीं इसको ज्यादा दे दो, कुछ नहीं होता। ओके यार ये ऐसा नहीं है भाई, ये गरीब नहीं है, ये ड्रामे कर रहे हैं, नहीं यार दे दो कोई बात नहीं। फिर आपको ये बंदे बड़े प्रेज करते मिलेंगे, किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया इनके सामने, उसको बड़ा प्रेज करेंगे, उसको बड़ा चाहेंगे, उसको बड़ी अपनाइयत देंगे, नहीं यार आपने ये काम बहुत अच्छा किया, उसको बड़ा अप्रिशिएट करते मिलेंगे। पीपल ओरिएंटेड होते हैं ये लोग, टास्क ओरिएंटेड है, और एफ पीपल ओरिएंटेड है। एफ को आप टास्क देंगे ना, मिसाल के तौर पे आपने एफ को टास्क दिया कि यार दोनों को हम एक टास्क करते हैं, हमने टी को एक टास्क दिया कि यार ऑफिस में आपने फॉर एग्जांपल ये एक रूम है या पूरा ऑफिस है, आपने इसकी सफाई करवानी है, स्वीपर्स हैं आपके पास, आपने टी वाला बंदा कहेगा भाई चलो उठाओ अपना मॉब उठाओ, अपना झाड़ू उठाओ, वो वहां से पोछा लेके आओ, पानी की बाल्टी लेके आओ, फटाफट साफ करो, निकलो फटाफट काम करो। वो वाला देखेगा पीपल ओरिएंटेड वाला, वो देखेगा यार कोई बंदा बीमार तो नहीं है मेरी टीम में, कोई स्वीपर्स में से ऐसा तो नहीं है जिसका कोई हाथ पांव खराब है। वो केयरिंग पीपल ओरिएंटेड, लोगों का ख्याल करके चलने वाला, उसको नहीं फर्क पड़ता अगर शाम तक काम करना है, वो कहेगा नहीं यार शाम तक काम भी करना है लेकिन लोगों का भी ख्याल करना है, कि ये ना हो कि मैं इनसे काम लेता हूँ बाद में कोई कहता बंदा बीमार होके छुट्टी पे चला जाए, या कोई बंदा किसी का हाथ पांव अगर टूटा हुआ खराब है तो वो बेचारा यहाँ बीमारी की वजह से पड़ा रहे, तो उसका मुझे अलग से मेरे सर पे सवार हो जाए। तो ये टास्क ओरिएंटेड की बजाय ये पीपल ओरिएंटेड है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे ना, ये आपको लोगों का ख्याल करते हुए मिलेंगे। मैंने आपको बताया ना 50% जो है ना, 80% जो दुनिया में फीमेल्स है ना वो एफ है। हमारी मदर्स का बिहेवियर क्या होता है? टास्क ओरिएंटेड नहीं होता, मदर्स का बिहेवियर पीपल ओरिएंटेड होता है। अगर मदर केयरिंग की नहीं होगी तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, मदर लव नहीं करेगी तो बच्चा बड़ा नहीं होगा, मदर पीपल ओरिएंटेड नहीं होगी तो बच्चे को कभी भी फोकस नहीं मिलेगा, तवज्जो नहीं मिलेगी। वो मदर अगर ये करती है कि इसको स्कूल भेजना, वो नहीं देखेगी कि बच्चा लेट उठा है, उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं है, वो उसको स्कूल भेजने में लगी रहेगी। लेकिन मदर ऐसी नहीं है। अल्लाह ताला ने मदर्स को बड़ा केयरिंग, बड़ा ह्यूमन ओरिएंटेड बनाया। तो वो ये सारी चीजें मदर्स वाली इसमें आपको यूजुअली नजर आएंगी। आप लोगों का एन और एफ और टी ये हो गया सबका क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं जजिंग एंड परसीविंग पे। अच्छा, जज वाले जो लोग होते हैं ना, जज वाले लोग बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना आपको मिलेंगे, बेस्ड ऑन बड़े डिसिप्लिन लोग मिलेंगे जो जज वाले होंगे।
उनको पता होगा मैंने इस टाइम पे सुबह कॉलेज जाना है, मैंने इस टाइम पे आके होमवर्क करना है, इस टाइम पे एकेडमी जाना है, इस टाइम पे टेस्ट की तैयारी करनी है। अगर वो जॉब वाला है, उसको पता है सुबह 8 बजे मेरा ऑफिस शुरू होता है, तो मैं 7 बजे घर से निकलूंगा, हालांकि 20 मिनट की ड्राइव है, और वो सुबह साढ़े 6 बजे वहाँ जाके बैठा होगा, 7:30 बजे, 8 बजे शुरू होता है, 7:30 वहाँ जाके बैठा होगा। तो सारे लोग उसको आके जो 8 बजे आएंगे क्योंकि यार तुम पागल हो, रोज आधा घंटा पहले आके बैठ जाते हो। वो जो कुछ ऐसे लोग जो वहाँ पे, उनमें से जो पी वाला होगा वो क्या करेगा, वो 8 बजे ऑफिस शुरू होता है, वो 7:55 पे बड़ी मुश्किल से पहुंचेगा, भाग दौड़ के, पता लगेगा वो जो है ना, वो तो मेरा पर्स घर रह गया, फिर एक दिन आएगा वो कहेगा यार गाड़ी की चाबी गाड़ी में लगी रहेगी, गाड़ी लॉक हो गई है। तो वो हरी हरी में लास्ट मोमेंट पे काम करता मिलेगा आपको। लेकिन जो जे वाले हैं ना, जे वाले बड़े ऑर्गेनाइज, बड़े डिसिप्लिन। जे वालों की आप घर जाके कबड़ भी देखेंगे, अलमारी भी देखेंगे, कपड़े सेट हुए होंगे। और जो पी वाले हैं उनकी शर्ट देख पड़ी है, पैंट मिल ही नहीं रही है, और जो है ना वो चीजें इधर उधर उनकी हुई होंगी। जजिंग वाले लोग क्या करते हैं, ये बड़े क्लोजर रहते हैं। और जो पी वाले लोग हैं ना, वो बड़े ओपननेस है, बस लगे हुए हैं अपने धुन में। ये डिसीजन मेकर है, क्योंकि ये जे वाले जो हैं ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, डिसिप्लिन है। तो ये बड़ा डिसीजन लेके चलते हैं कि भाई अगर सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचना है तो कितने बजे निकलना है, मेरी गाड़ी, बाइक, दोस्त के साथ जाना है, किसी भी तरह जाना है, वो चीज़ें ठीक होनी चाहिए, मेरे सुबह जाने के लिए कपड़े सेट होने चाहिए, वापस आके क्या करना है, हर चीज़ को ना प्लानिंग के साथ और बड़ा उसको लेके चलेंगे कि यार मेरा टाइम ना वेस्ट हो, हर चीज़ मेरी डिसिप्लिन हो। फिर स्केड्यूल के साथ, डिसिप्लिन है तो ज़ाहिर है हर चीज़ को स्केड्यूल करके चलेंगे। फिर ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, प्लान करके चलेंगे, कोशिश करेंगे कि कंट्रोल में रहें चीज़ें, काम करेंगे, अभी नाउ वाली सिचुएशन है। इसके कंपैरिजन में जो पी वाले हैं, ओपननेस, फिर वो करेंगे यार कि ऑप्शंस रख लेते हैं यार डिसीजन मेकिंग में, चलो अगर ये काम नहीं होगा तो वो कर लेंगे, ऑप्शन बी कर लेते हैं, अगर ऑप्शन बी नहीं होगा तो सी कर लेते हैं, सी नहीं होगा तो डी कर लेते हैं, कुछ भी नहीं होगा तो खैर है यार, कोई बात नहीं। ये वाला बंदा कहेगा नहीं खैर नहीं है, इसको चीज को पूरा करना है। स्पॉन्टेनियस होंगे, स्केड्यूल अगर नहीं करेंगे, बात हो गया कोई बात नहीं यार, सुबह 8 बजे ऑफिस लगता है तो 7:30 निकल जाऊंगा, 5 मिनट डर से क्या हो जाएगा, लेट हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान है, ह्यूमन बिहेवियर है, एरर आ जाता है, कोई मसला नहीं। फिर डिसऑर्गेनाइज होंगे, इनकी अगर आप कबर्ड देखेंगे तो कभी होगा कि कपड़े अपनी जगह लगे होंगे, इनकी गाड़ी देखेंगे कभी होगा कि सही होगी, वरना कपड़े में कपड़े इधर उधर भी मिल सकते हैं। इनकी सुबह वॉलेट, सुबह सुबह उठ के ढूंढते होंगे यार मेरा वॉलेट मैंने कहाँ रखा था, या मेरी वॉच पता नहीं कहाँ रह गई है, गाड़ी की चाबी ढूंढो यार गाड़ी की चाबी कहाँ रह गई है। तो इस तरह के लोग आपको ये मिल सकते हैं। फिर ये एक्सपीरियंस की बुनियाद पे काम करते हैं, प्लानिंग नहीं करते, कहते हैं यार ठीक है पिछली दफा ये काम किया था 2 घंटे लगेंगे, अब भी कर लेंगे 2 घंटे लगेंगे, कोई प्लानिंग नहीं, हो सकता है अब 2.5 घंटे लगने हो या 1.5 घंटा लगना हो, वो कहते हैं ठीक है यार पिछली दफा मिलता जुलता ही था तो ये भी वैसे ही। फिर ये बड़े फ्लेक्सिबल से होंगे, कहेंगे यार चलो लास्ट टाइम तुम्हें टास्क दिया था 5 घंटों में हुआ था, कोई बात नहीं 6 में भी कर लेना खैर है। तो इस तरह करके ना ये इस तरह करते रहेंगे। फिर ये थोड़ा सा ना लेटर चीज़ों को थोड़ा सा कहेंगे यार चलो यार आज काम नहीं करना दिल कर रहा, चलो यार कल कर लेते हैं, नहीं ये कल भी दिल नहीं कर रहा, चलो यार कल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको पी के अंदर थोड़ा सा ये एटीट्यूड मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा पी जो है और जो जे है वो क्या करते हैं, जे ऑर्गेनाइज मिलेंगे, क्विक डिसीजन मेकर्स मिलेंगे, लेट नहीं करेंगे चीज़ों को, वो ये नहीं करेंगे यार डिसीजन आ गया यार देखी जाएगी कर लेंगे कोई बात नहीं। फिर रूल्स को फॉलो करने वाले यूजुअली आपको मिलेंगे। स्टबर्न होंगे, स्टबर्न का मतलब होता है कि किसी चीज़ों पे ना थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि जिद्दी, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो बंदा जे हो वो 100% जिद्दी हो। वो हमने बात की ना शुरू में, 20% उसमें क्या होता है, गुंजाइश होती है, ये वो वाली चीज़ है। फिर वो हार्डली चेंज प्लान्स यूजुअली आपको ये चेंज करते हुए नहीं मिलेंगे। इन्होंने जो एक बार चीज़ ऑर्गेनाइज करके डिसीजन लेके सेट कर ली ना, उन्होंने कहना यार वैसे ही करने वाले, ठीक है, कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई उसमें चेंजिंग आ रही है या कुछ इस तरह का हो रहा है तो वो चेंज भी कर लेते हैं। फिर ये सीक क्लोजर मिलेंगे आप, हाँ सीक क्लोजर मिलेंगे। प्रेफर्स टू कंट्रोल अदर्स, इनकी कोशिश होगी कि हम लीड करें अगले लोगों, जो सामने वाले हमारे लोग हैं ना उनको उनको हम कंट्रोल करें, कंट्रोल ना करें तो कम से कम उनको लीड करें, उनको गाइड करें, ये ऐसे लोग होते हैं। और इस वर्सेस जो आपके परसीवर्स हैं वो कहेंगे स्पॉन्टेनियस है, ठीक है यार आज काम नहीं होगा तो कल कर लेंगे। फिर इजी गोइंग, इजी एंड रिलैक्स्ड, बड़े इजी रिलैक्स रहेंगे, काम मिल गया ठीक है यार आज नहीं हो पा रहा तो क्या करूँगा, जोर लगा दूँ अपना, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं कल हो जाएगा। फिर डिस्कार्ड रूल्स इनको पसंद नहीं है, ये बड़े ना, अच्छा यूजुअली जो आपको साइंटिस्ट हैं, जो आपको क्रिएटिव राइटर्स हैं, दे आर ऑल परसीवर्स, क्योंकि उनके सामने रूल्स की अहमियत नहीं है। वो रूल्स के साथ जाएंगे तो ना क्रिएटिव बंदा रूल्स के साथ क्रिएटिव कर सकता है, ना कोई अच्छा राइटर रूल्स के साथ कोई अच्छा लिख सकता है।
अच्छा इमेजिनेशन वाला सोचने वाला बंदा, अच्छा पेंटर, अच्छा आर्किटेक्ट, उसमें ये पी वाली चीज़ जो है ना ये ज़्यादा हो। फिर ओपन टू चेंज, वो कह रहा ठीक है यार ऐसे नहीं है तो कोई बात नहीं, चेंज कर लो, प्लान चेंज कर लो यार, रथिया गली जा रहे हैं, नहीं यार कल नहीं परसों चलते हैं, अगले हफ्ते चलते हैं, कहेंगे यार तू रह नहीं दे, तू जाना ही नहीं, ਅਸੀਂ खुद ही चले जाएंगे। फिर अडेप्टेबल, ये लोग अडेप्टेबल होते हैं, मिसाल के तौर पे चेंज आ जाए ना जब किसी चीज़ में, इनकी लाइफ में, इनके काम में, ये उसको अडेप्ट कर लेते हैं। ये नहीं कहते कि नहीं यार जो मैंने ABC पढ़ा था ना, A+B=C था, ये ऐसे ही रहेगा। वो कहते हैं जी जे वाला कहेगा जी A+B=C ही रहेगा सारी उम्र। जो दूसरा है ना उसको हम ये समझाते हैं कि यार मिसाल के तौर पे रिसीवर्स को हम कहते हैं कि यार A+B है ना =C है, तो अगर C यहाँ आ जाएगा माइनस हो जाएगा तो A-C=-B भी तो होगा ना यार, ये भी वही चीज है। कहता नहीं यही A+B=C है, ठीक है। तो जो J वाला है ना वो कहेगा भाई यही सही है, इसको हम J से अगर इंटीग्रेट करते हैं और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं P से, तो P वाला कहेगा हाँ यार ये भी बात ठीक है, उसको अगर इक्वेशन को आपने उधर से उधर कर दिया तो चीजें तो बात तो वही है, तो ये इस तरह से कर लेगा। फिर डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, इसको पता है कि यार सुबह कपड़े प्रेस नहीं है, चलो यार सुबह उठ के कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिले भी कामों में ये आ जाता है ना इसके लिए, यार चलो सुबह 10 बजे नहीं 10 बजे पहुंचेंगे, 10:15 पहुंच जाएंगे, 5 मिनट प्रेस करने में लग जाएंगे, कोई बात नहीं। प्रोक्रास्टिनेट थोड़ा सा ज्यादा करते हैं पी वाले लोग, जरूरी नहीं है कि सारे पी वाले लोग ही प्रोक्रास्टिनेटर हो, लेकिन थोड़ा सा ये लोग जे वाले की बनिस्बत थोड़ा ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। डिसाइड हो गया आप लोगों का जे है या पी है?